भारत की सेना ने दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से सेना को पूरी शक्ति दी थी, एक दौर में बुझे दिल वाली सरकार और बंधे हाथ वाली सेना होती थी। आज जिंदा दिल सरकार और खुले हाथ वाली सेना। मगर उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं। हमारी सेना ने जो करके दिखाया है उसे एक पंक्ति में जो मैंने संसद में कहा था, दोबारा कह देता हूं, हमने धैर्य का भी परिचय दिया और शौर्य का भी परिचय दिया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, पन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब वो आपके घरों पे चीर का हुए मत। और वो ऑपरेशन हुआ भी किस दिन? 7 मई को, मंगलवार के दिन। तो इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि लाल देह लालीन से हर हरि नाथ नूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक थोड़ी गंभीर बात। कोई कहेगा तमाम प्रकार के सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं गंभीर बात बताना चाहता हूं। सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है भारत को लेट डाउन करने का प्रयास। जो इमरजेंसी में भाव था, आज आप देखिए वो पूछते भारत का कौन सा जहाज डैमेज हुआ था, जरा बताइए। वो ये नहीं पूछ रहे पाकिस्तान के कौन से एयरबेसेस डैमेज हुए। खुद शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि 9 और 10 की दरमियानी रात हमारे सिपह सलार, उन्हीं का वर्ड बोल रहा हूं, सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे जगा के 2:30 बजे रात को कहा कि वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने कई एयरबेसेस पर अटैक कर दिया है और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल करी है। पर उन्हें यह नहीं जानना है कि किस एयरबेस पे क्या हुआ, उन्हें जानना है कि भारत के साथ क्या हुआ। यह बात सिर्फ आप पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी में मत समझिए, यह एक मानसिकता है जो भारत को हमेशा लेट डाउन होते देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात करते हुए ट्रंप ने तो यह भी बोला कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान तो 78 साल पहले बना। और जो ट्रंप कह रहे हैं उसमें भी गहरी बात है। पाकिस्तान कहता वो 1000 साल पहले बना था। हम 2025 में बैठे हैं, ठीक 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था। वो महमूद गजनी ने किया था और पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है, अपनी मिसाइल का नाम गोली रखता है, अपनी मिसाइल का नाम बाबर रखता है। वो सिविलाइजेशनल लड़ाई मानता है और 15 अप्रैल 2025 तक भी आसिम मुनीर वही बोलता है। ये लोग उसी विचार के प्रतीक हैं। मैं थोड़ा सा विषय से डाइवर्स होते हुए ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, इनको हमेशा भारत को झुकते हुए देखना है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, काला टीका लगाना है किसी भी अच्छी चीज के ऊपर। बताइए, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया। हमने वो हराने वाली लड़ाइयां तो भी पढ़ी अपनी सिलेबस में, सिर्फ हारने वाली लड़ाई, तराइन की लड़ाई 1192 में पढ़ी। राणा सांगा ने इतनी बार हराया अरब आक्रमणकारियों को, ना हारने वाली लड़ाई 1527 खानवा पड़ी। मराठों ने इतनी लड़ाइयां जीती कर्नाटक से लेके और लाहौर तक, सिर्फ हमने हारने वाली 1761 पड़ी। हेमू ने इतनी लड़ाइयां जीती कलकत्ता से लेके दिल्ली तक, सिर्फ हमने हारने वाली लड़ाई की। और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जो इसी उज्जैन की धरती में थे, उनके बारे में कहते हैं इनका तो कुछ तय नहीं है, पता नहीं इनका एग्जैक्ट टाइम क्या था, वगैरह वगैरह, तमाम प्रकार का संदेह और भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न कर दो। ये वो मानसिकता है जिसमें भारत को हमेशा लेट डाउन होता हुआ देखना है, जिसको इंश्योर करना है कि भारत का स्वाभिमान न उभरने पाए। अब चूंकि हम लोग इस क्षेत्र में बैठे हैं जहां सम्राट विक्रमादित्य होते थे, तो आप सबने बेताल 25 का नाम सुना होगा। तो क्या बताएं, भारत के विक्रम का आदित्य जब भी उभरना शुरू होता, बहुत सारे बेताल आके कंधे पे चढ़ जाते हैं। और वो ये ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 2-4 लाइन में पूरी बात हो जाएगी। केवल एक तुलना करके आप बता देना कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर के राज्यसभा में, आप बताओ राज्यसभा के अंदर इस लोकतंत्र सेनानी के उन सम्मान में बोल रहा हूं कि ये आपातकाल वास्तव में दुनिया के अंदर
भारत के लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई थी। आप आसपास पूरी दुनिया में देखो, दक्षिण एशिया, एशिया में देखो, कहीं बचा नहीं है। बचा अगर है तो भारत में है। और उसका परिणाम क्या आता है? कांग्रेस से हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गला घोटा, कानून का उल्लंघन करते हुए, जैसे बहुत जो उनका मूल चुनाव था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस हाईकोर्ट का फैसला आता है 12 जून 1975 और 13वें दिन ये उस कोर्ट के फैसले का उठावना कर देते, 13वीं कर देते और आपातकाल लगा देते 13 दिन के अंदर। और तब की मानसिकता है कि उसके बाद तक भी इंदिरा गांधी जी के माध्यम से जो न्यायालय के मामले में माखौल उड़ाया गया, कानून की धज्जी उड़ाई, 356 धारा लगा के 90 चुनी हुई सरकारों को एक तरह से अपदस्थ करने का अगर पाप किया है तो कांग्रेस ने किया। और बाद के क्रम में भी उनके ही वंशज, जब 3 तलाक का फैसला इसी इंदौर की धरती पे होता है, तब 3 तलाक के फैसले के मामले में भी न्यायालय को नीचा दिखाने का काम कहीं किया है तो हमारे अपने इसी पार्टी की, इसी वंश परंपरा ने किया। और उसके उल्टे आज का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उस 3 तलाक के कानून का पालन भी कराया। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी का सम्मान है। और उसके बाद में भी मैंने कहा कि राज्यसभा में भेजने वाले लोग भी कैसे होना चाहिए कि जिनके माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी जी आए जो अपने बीच बात रखे। और इनने राज्यसभा में सांसद बना करके जिनको प्रधानमंत्री बना के भेजा, उनके भी मुंह पे ताला लगा के रखवा दिया। कैसा दुर्भाग्य है, 10 साल तक बोलने नहीं दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को और कानून का उल्टा रूप लाए। जिनने अपनी कैबिनेट के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संपन्न पार्लियामेंट के आधार पर चुने हुए उस कैबिनेट के फैसले को यूपीए के माध्यम से नीचा दिखाते थे और जो उसके मेंबर नहीं वो मुंह पे फेंक रहे हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या होगा? आज याद करो मनमोहन सिंह के ऊपर जो कागज फेंके गए थे, वो सच्चे अर्थ में लोकतंत्र का अपमान था। तो हमें गर्व है, हमारे सांसद भी कहां जाकर के ऐसा लगता अंतरिक्ष में भी आवाज गूंजेगी। जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर की। और ये लोकतंत्र सेनानियों के सच्चे अर्थों में देश तो 47 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी जवान होते भी आपके माध्यम से 22 साल में जवान हुई कि कांग्रेस को धूल चटा करके प्रधानमंत्री और उनके बेटे को घर भेजने का काम अगर किया है तो आपके संघर्ष के माध्यम से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। और रस्सी जल गया, बट नहीं गया, उसका आज मध्य प्रदेश मानो है। त्रिवेदी जी हमारे यहां उदाहरण है, कांग्रेस के लोग आपातकाल के इस धब्बे के कलंक वाले दिन गवलियर में धरना देकर के क्या बता रहे हैं? 2 मुद्दे लेके आ रहे हैं कि हमने संविधान की हत्या की। अरे जो कानून को नहीं माने, संविधान में 75 से ज्यादा संशोधन उनके समय होते हैं और उल्टा बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए बात कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को जीते जी जितने त्रास कांग्रेस ने दिए उतनी तकलीफ किसी ने नहीं दी। आजादी के बाद इसी पार्लियामेंट में, जिनको हम संविधान निर्माता कहते हैं, उनकी चुनी हुई संसद में नहीं जाने देने का पाप अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया। उनकी पार्टी के खिलाफ ताकत से लड़े, उनके 2 सदस्य जीत गए और 2 सांसद में से एक सांसद का डॉक्टर अंबेडकर को तो लोकसभा में आने ही देना चाहिए। तो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी ये ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाकर के उपचुनाव में, ये भी इतिहास है कि कोई ने उपचुनाव में जाकर के चुनाव के तरफ उनके खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उनको हरा करके उनको फिर पार्लियामेंट से जाने की छुट्टी करी। उतना ही नहीं, उनने उनका जब शरीर छूट गया 1956 में, उनका देहांत हो गया, तो मरने के बाद भी पाप डॉक्टर अंबेडकर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होना चाहिए। और तो और जब
जब उनके परिवार वालों ने, बाकी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली में अंत्येष्टि मत करने दो, तो बंबई ले जाते। तो बंबई ले जाने के लिए जिस विमान में रख करके शरीर बंबई का निर्णय किया, उसका किराया भी अम्बेडकर जी की पत्नी से लिया। इनके क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस किस स्तर तक नीचे जाती। उसका किराया उनकी पत्नी से लिया और उससे भी आगे बढ़कर के हमारे इंदौर के पास महू में उनकी जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पर एक ईंट लगाने का काम इनने नहीं किया। और ये अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से न केवल अम्बेडकर जी के जन्म स्थान, बल्कि उनके शिक्षा स्थान, उनके दीक्षा स्थान, उनके सभी प्रकार के 5 पंचतीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारा उनके प्रति सम्मान है। और लोकतंत्र की बात के लिए, संविधान के लिए जो निर्णय किया, सच में मैं आज के इस अवसर पर आपके साथ हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करता हूं। माननीय अजय जी से लेकर के सारे लोग जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है, मैं अपनी ओर से माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाकर सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि वो अपमान का बदला भी ले लिया। जब देश आजाद हुआ था और आजादी के समय 1000 साल पहले सोमनाथ में मोहम्मद गजनवी ने जो मंदिर ढहाने का काम किया था, उस कलंक के निवारण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लेकर मंदिर बना करके माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया था कि आइए, समाज के पैसे से हमने आजादी का सच्चे अर्थ में मंदिर बना करके प्रमाण बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो तब भी नहीं कर पाए थे, आज भी राम मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए। लेकिन हाँ, हम उस पार्टी के लोग हैं, जब प्रधानमंत्री न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते, जोरदार अभिनंदन करें, जय श्री राम, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराएं, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर के पूरे देश में आनंद छाया। और न केवल उस भूमि पूजन पे, बल्कि गर्भगृह में प्रवेश कराते हुए भी देश को लोकतंत्र के इस नए स्वर्णिम अध्याय की तरफ ले गए कि पूरे देश के नायक होते हैं, गणतंत्र के पहले अधिकारी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, जिनने ये हमको मौका दिया कि भगवान श्री राम के जय जयकार में अब दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती है। हमें इस बात का आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस तरफ आगे जाता हूं तो अब कांग्रेसी कहते नहीं भैया, श्री राम तो हमारे भी हैं, हम भी राम की बात कहते हैं। अरे भाई, तुमने तो क्या श्री राम करा हमको मालूम है। राम मंदिर के मामले में जितना नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, जब कोर्ट फैसला हो गया, मंदिर बन गया, देश स्वीकार कर लिया है, तो कोई बात नहीं। अभी भी आप कोई कह रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, अब आप राम पे आ गए तो अभी कृष्ण भगवान का मामला कोर्ट में चल गया है, जब आ जाओ कोर्ट में, दो शपथ पत्र का, हाँ, अयोध्या के समान मथुरा में भी भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। ये हमारे वर्तमान समय की पुकार है। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर हम सब अपने उन सारे आराध्यों को मानते हुए, जिनके लिए विस्तार से मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके माध्यम से, तालियों के माध्यम से उनको निमंत्रण दूंगा। माननीय हमारे आज के मुख्य वक्ता जी को जोरदार अभिनंदन आपके लिए, मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रतीक चिन्ह के लिए मंच पर पधारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा। प्रतीक चिन्ह के लिए उसके पश्चात सीएम साहब को प्रतीक चिन्ह देंगे, उसके बाद सुधांशु द्विवेदी जी को, और उसके बाद विष्णु जी को, श्री धीरज खंडेलवाल, राकेश खंडेलवाल, विशाल यादव, दीप्ति हाड़ा जी, क्रमशः कार्यकर्ता। आभार। इसके पश्चात आभार प्रदर्शन के लिए ईश्वर भाई जी, सुमित मिश्रा जी, चंदू शिंदे जी, सचिन बंसल जी, बंटी
सिन्हा जी, रामदेव अग्रवाल जी, सरजीत कौर जी, सुनील कोहले जी, अजय बिश्नोई जी को, धीरज खंडेलवाल जी, राजेश खंडेलवाल जी, विशाल यादव जी, दीप्ति हारा जी, और इसके पश्चात आभार प्रदर्शन के लिए ईश्वर बहेती जी। मोहन यादव पहुंचे हैं और उनके साथ में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने आपातकाल विभीषिका के संगोष्ठी कार्यक्रम में जो व्याख्यान दिया है, और उसके बाद आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में पहुंचे हैं वो रिगल चौराहे पे जो इंदौर में मीडिएशन सेंटर है उसका उन्होंने लोकार्पण किया है। इंदौर में इसके पहले जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आईडी ने जो मल्टी बनाई है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है, और आपातकाल विभीषिका के संगोष्ठी जो है उस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना संबोधन दिया है। राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर काफी गंभीरता से और काफी एक गहन इस पर अपना संबोधन किया है, और कहीं ना कहीं ये जो उद्घाटन है ये जो इंदौर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। और आज का दिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस आपातकाल विभीषिका को लेकर जो संगोष्ठी इंदौर में आयोजित की थी उस पर व्याख्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हुआ है। जो आवास केंद्र बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो कई मायनों में इंदौर में जितने सीनियर सिटीजन्स हैं जो सिंगल अभी पेरेंट हैं वो काफी समय जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं है उनके लिए एक कहीं ना कहीं ये जो सुविधा है वो काफी एक लाभदायक साबित होने वाली है, क्योंकि इस आवास में आप देखेंगे कि इस आवास में कई सारे ऐसी सुविधाएं जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली है। मीडिएशन सेंटर जो बनाया गया है वो काफी हद तक जो है लाभकारी साबित होने वाला है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारी सौगातें जो हैं वो इंदौर शहर को दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जो आवास सेंटर है वो है मीडिएशन सेंटर जो है जिसका उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो प्रदेश सरकार की सोच है प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ साथ में जो हर तबका है उस तक प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचे, और ये